हेलो एवरीवन। सिटी का 2-1 जीत गई। कम्युनिटी शील्ड के बाद काफ़ी डाउट्स हो रहे थे कि कैसे ये टीम खेलेगी, क्या कमबैक कर पाएगी। और कल भी ऐसा लगा कि भाई कहीं बॉर्नमथ ने हरा न दे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट होता क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी के होम में मैच था। मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी है, टॉटनहम हारी है, तो अवे फ्रॉम होम हारी थी। बट पहले हाफ में ऐसे लगा कि सिटी ने स्टार्ट तो अच्छा किया, लेकिन धीरे धीरे बॉर्नमथ गेम में आती गई। और ऐसा लगा कि क्या सिटी ये वाला मैच भी हार जाएगी। बट मेरे हिसाब से भले ही लोगों ने कम्युनिटी शील्ड के बाद 10 चीज़ें बोली हो, ये बोला हो कि भाई सिटी सेकंड फिनिश कर ही नहीं सकती, टाइटल चार्ज में नहीं रहेगी। बट मेरे हिसाब से स्टिल सिटी और चेल्सी, इन दो क्लब्स के अलावा कोई और ऐसा क्लब नहीं है जो आर्सेनल को चैलेंज कर सकता है। ना यूनाइटेड, ना लिवरपूल, ना स्पर्स। उसका सीधा रीज़न है कि अगर आप सिटी की डेप्थ देखेंगे तो वही एक ऐसा क्लब है अलॉन्ग विद चेल्सी जिनके पास अगर आप दो ऑल्टरनेट इलेवेंस बना के देखेंगे तो आपके पास एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर्स दिखेंगे। अगर आप लिवरपूल को देखेंगे, आप यूनाइटेड को देखेंगे, फर्स्ट 11 हटा दें और उसके अलावा 3-4 प्लेयर और ले लें, मान लीजिए 15 प्लेयर छोड़ के, ऐसे आपके पास 22 या 23 या 24 प्लेयर नहीं हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि आप उन्हें प्रीमियर लीग में किसी भी टीम के साथ उतारेंगे तो मेजर ड्रॉप ऑफ नहीं आएगा। जबकि आर्सेनल के पास ऐसे 25-26 प्लेयर हैं। सिटी के पास एटलीस्ट ऐसे 20 या 21 प्लेयर तो हैं। तो जहाँ लिवरपूल के पास ऐसे सिर्फ 14-15 हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 14-15 हैं, वहाँ पे चेल्सी और सिटी सिर्फ दो ऐसे क्लब हैं जिनके पास एक्चुअली 22-23 ऐसे प्लेयर हैं जो आपको एक्चुअली फर्स्ट 11 में आप खिला सकते हैं। अब कल हमें डिफरेंट क्या देखने को मिला। देखिए, कम्युनिटी शील्ड में जब आर्सेनल जीती तो एक चीज़ जो बहुत ही ब्लेटेंटली ऑब्वियस थी कि सिटी के पास मिडफील्ड में लेग्स नहीं है, मिडफील्ड में फिजिकलिटी नहीं है, और वो प्रीमियर लीग में नहीं हो सकता है। तो उसी के बाद मैंने बोला था कि भाई एक चीज़ ये कर सकते हैं कि गॉर्डियोल, जो जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे पिछले सीजन, वो लेफ्ट बैक खेल रहे थे, उनके इंजर्ड होने के बाद निको ओराइली को लेफ्ट बैक पे खिलाया गया। तो आप ये कर सकते हैं कि गॉर्डियोल को लेफ्ट बैक में लाएं और निको ओराइली को आप मिडफील्ड में लाएं। और हमें कल यही देखने को मिला। और बहुत ही सही डिसीजन है क्योंकि अगर आप देखें सिटी की पूरी टीम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पेस, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, ये अगर किसी प्लेयर में हर चीज़ है तो वो निको ओराइली है। निको ओराइली के पास वो फिजिकलिटी है कि वो मिडफील्ड में भी डोमिनेट कर सकते हैं। बट जो चीज़ डिफरेंट देखने को मिली, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अब ये इस फॉर्मेशन में आपको 4-2-3-1 भले ही दिख रहा है, ये एक्चुअली 4-3-3 की निको ओराइली अटैकिंग मिडफील्डर की तरह नहीं खेल रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ 4-3-3 फ्लैट था। गॉर्डियोल के आगे निको ओराइली खेल रहे थे, वो जनरली जो पोजीशन ले रहे थे वो इस साइड ले रहे थे, ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर। तो यहाँ पे वो लेफ्ट साइड में आ रहे थे, गेही बीच में आ रहे थे, एंडरसन फ्लोट कर रहे थे, वो डिफेंडर से बॉल लेने के लिए पीछे भी आ रहे थे, वो राइट हैंड साइड पे भी जा रहे थे। लेकिन एंडरसन, अब जो लोग बोल रहे थे कि भाई 120 मिलियन दिए हैं तो ही विल बी फैंटास्टिक, वो रॉड्री के रिप्लेसमेंट है, एक चीज़ आप लोग को समझनी पड़ेगी कि भाई रॉड्री और एंडरसन के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। रॉड्री यूनिकॉर्न है, वैसा प्लेयर आपको मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कहना है कि भाई एंडरसन को 120 मिलियन दिए थे तो उनको रॉड्री के बराबर खेलना चाहिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको 120 मिलियन में अच्छा प्लेयर मिला है, बट वो रॉड्री के आसपास नहीं है, उसे आइसोलेशन में आपको देखना पड़ेगा। एंडरसन की पासिंग अच्छी है, एंडरसन के रीडिंग ऑफ द गेम अच्छा है, बट डिफेंसिवली वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है जो रॉड्री थे। तो इन आइसोलेशन अगर आप देखें कि मॉर्गन रॉजर्स भी इतने महंगे गए हैं, टोनाली भी इतने महंगे गए हैं, तो उस हिसाब से एंडरसन सही है, इस टीम के लिए कंट्रीब्यूट भी करेंगे। लेकिन डिफेंसिवली अगर आप सोचें कि वो उस इल्क के प्लेयर हैं तो शायद वो नहीं है। हाँ, वो पासिस स्प्रे कर सकते हैं, ही हैज़ अ बेटर विजन देन अ लॉट ऑफ द अदर प्लेयर्स, तो वहाँ पे वो खेल सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक डिफेंसिव मिडफील्डर आपको चाहिए, और शायद इसीलिए हमने देखा कि कैसे मरेस्का ने आइडेंटिफाई किया और गेही को वहाँ लगाया। अब डू आई एग्री विथ कि गेही को वहाँ खेलना चाहिए था कि नहीं, तो मैं एक्चुअली कहूँगा कि भाई खुसनॉफ की जगह गेही को खेलना चाहिए था, खुसनॉफ को बाहर होना चाहिए था। रिको लुइस को आपने राइट बैक खिलाया तो यहाँ पे मैटियस नूनेस को आप खिला सकते थे, क्योंकि नूनेस वुल्व्स में मिडफील्ड में खेलते हुए आ रहे थे, पिछले सीजन बहुत अच्छा उन्होंने एज अ राइट बैक खेला। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आप लुइस को राइट बैक खिलाएंगे तो भाई आपको यहाँ पे अगर आपको मिडफील्ड में प्रेजेंस चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से निको गोंजालेस से पहले आपको नूनेस को देना चाहिए चांस, क्योंकि पिछले सीजन उनका अच्छा गया था। तो अब मिडफील्ड ऑफ नूनेस, ओराइली और एंडरसन, मेरे ख्याल से वो प्रीमियर लीग की जो फिजिकलिटी है वो हैंडल कर सकती है। द ओनली इशू इज़ कि जो 4-2-3-1 अगर आप खिलाना चाहते हैं तो वो आप नहीं खिला सकते। और ये तो मैं पिछले इतने महीने से बोल रहा हूँ कि भाई 4-2-3-1 आज के दिन पे एक तरह से नहीं चल सकती, आपको 4-3-3 में उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप
जितनी भी पुरानी पिछले 4-5 साल में जो डोमिनेंट टीम्स हैं, चाहे वो क्लॉप की लिवरपूल हो, चाहे वो लुइस एनरिके की पीएसजी हो, चाहे आर्सेनल को आपने पिछले साल देखा हो वो 4-2-3-1 से 4-3-3 आए, गार्डियोला की सिस्टम देखा हो, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो भी अटैकिंग मिडफील्डर हैं वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि भाई उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है। फिल फोर्डन 2-3 साल से अच्छा नहीं खेल रहे हैं। कोल पामर पिछला एक सीज़न अच्छा नहीं गया क्योंकि 4-2-3-1 की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर आप फ्लोरिन वर्ड्स को देखें, लिवरपूल ने बहुत ज़्यादा हाइप के साथ लाए थे, उनके लिए फॉर्मेशन चेंज की 4-3-3 से 4-2-3-1, अच्छा नहीं गया। सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस का पिछला सीज़न अच्छा गया था, लेकिन वर्ल्ड कप से चालू होने से पहले मैंने बोला था कि भाई वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल पाएंगे क्योंकि 4-3-3 उनकी वजह से नहीं खिलाया जाएगा, 4-2-3-1 खेलेंगे और पोर्चुगल के पास वो प्लेयर नहीं है। इस सीज़न हम देखेंगे कि ब्रूनो फर्नांडिस भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी टीम ये सोचती है कि वो 4-2-3-1 के साथ खेलेगी, एक डेडिकेटेड अटैकिंग मिडफील्डर के साथ खेलेगी, क्योंकि वो मिडफील्ड बैटल एक 4-3-3 टीम के अगेंस्ट हमेशा हारेगी। इसीलिए मेरे ख्याल से मरस्का, मैंने सीज़न चालू होने से पहले बोला था कि भले ही और मैनेजर्स आए हैं, जाबी अलोंसो आए हैं और कैरेक हैं, लेकिन आर्टेटा के बाद जो एक मैनेजर जो मुझे लगता है कि सबसे टैक्टिकली सबसे सही है वो मरस्का है। लोग बोलते हैं कि चेल्सी में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं उखाड़ा, लेकिन जब भी वो चेल्सी के साथ थे, जब वो चेल्सी को छोड़ के गए तो चेल्सी 3rd या 4th थी उस समय, उसके बाद वो 10th फिनिश की। तो ड्रॉप ऑफ आप देखिए तो मतलब मैनेजर का रोल तो होता है, और उन्होंने अपना रोल ठीक ही किया होगा, तभी वो अपनी टीम को 3rd या 4th रखे थे। और वो भी तब रखे थे जब चेल्सी में जो प्लेयर सिलेक्शन था वो उनसे पूछ के इतना नहीं हो रहा था जितना मेडिकल स्टाफ से पूछ के हो रहा था। तो अगर उन्हें और ज़्यादा अथॉरिटी मिलती तो मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा अच्छा करते। इसलिए मुझे लगता है कि भले ही लोग उन्हें डाउट कर रहे हैं, बट टैक्टिकली ही इज़ वेरी गुड, क्योंकि उनके जो 2 साल थे चेल्सी के साथ, मैंने उन्हें किसी भी गेम में ऐसा नहीं देखा है कि ही हैज़ बीन आउट मैनेज्ड। हाँ, चेल्सी के एरर्स की वजह से, रेड कार्ड की वजह से, उनकी टीम के एक्सपीरियंस इतना नहीं था, इसलिए वो हारे हों, गेम प्ले थोड़ा स्लो था, ये सब था, लेकिन आउट मैनेज नहीं हुए थे। इसलिए मुझे लगता है कि वो मैनेजर अच्छे हैं। द ओनली इशू इज़ कि वो पेप गार्डियोला को फॉलो कर रहे हैं। अब हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी कोई बड़े मैनेजर, जो ऐसा मैनेजर जो बहुत सालों से किसी क्लब में रहा है, उसे कोई रिप्लेस करता है तो ड्रॉप ऑफ आता ही है, और इस रीज़न इसलिए मुझे लगता है कि सिटी का ड्रॉप ऑफ आएगा ही। लेकिन क्यों ये ड्रॉप ऑफ मेरे हिसाब से इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मरेस्का को गार्डियोला के साथ काम करते हुए हमने देखा है। उन्हें मालूम है कि इस टीम ने अभी तक 3-4 साल में जो जो भी ड्रिल्स किए होंगे, जो भी टैक्टिकली जो भी पैटर्न्स होंगे, वो सारे से मरेस्का यूज टू होंगे। तो वहाँ पे एक फ़ायदा हो सकता है, बट नुकसान कहाँ है कि हमने देखा था कि भाई एलेक्स फर्गसन गए तो ड्रॉप ऑफ आया, आर्जन वेंगर गए तो ड्रॉप ऑफ आया। उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि कोई मैनेजर जब बहुत साल से रहता है तो आपकी पूरी टीम उसी के थॉट प्रोसेस से अलाइन हो जाती है। फिर उस अलाइनमेंट को चेंज करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। और पेप गार्डियोला तो इन सारे मैनेजर से ज़्यादा, एटलीस्ट ऑन द पिच, जहाँ एलेक्स फर्गसन, आर्जन वेंगर आप कह सकते हैं प्रॉपर मैनेजर थे कि भाई हर चीज़ वो डिसाइड करते थे, टीम का सिर्फ ऑन द पिच क्या हो रहा है उसको छोड़ के भी स्टेडियम में क्या हो रहा है, मीडिया से कैसे बातें करनी है, वो सारी चीज़ देखते थे। लेकिन पेप गार्डियोला वॉज ओनली फोकस्ड ऑन द पिच। तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को ड्रिल किया होगा, तो उनके प्लेयर्स को तो उनकी बात सुनने की और ज़्यादा आदत होगी, इनफैक्ट सिर्फ उनकी ही बात सुनने की आदत होगी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है कि भाई पेप गार्डियोला गए, मरेस्का आए, तो एक नई वॉइस को कितना ज़्यादा वो एक्सेप्ट करेंगे, वो एक चीज़ हो सकती है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स जितना ज़्यादा ड्रिल गार्डियोला ने अपनी टीम के वो किया होगा, उतना पिछले 20 साल में कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जिसकी टैक्टिकली नो हाउ उतना अच्छा हो। इसलिए वहाँ पे एक रीज़न हो सकता है जहाँ ड्रॉप ऑफ है, लेकिन मरेस्का की कैपेबिलिटी पे मुझे एज सच इतना डाउट नहीं है जितना और लोगों को है। और कल हमें दिखा भी कि कैसे कम्युनिटी शील्ड के बाद उन्होंने सीधे आइडेंटिफाई किया कि मिडफील्ड में एक प्रॉब्लम है, तो मिडफील्ड में फिजिकलिटी की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो ओराइली और गेही को लाए एंडरसन को पार्टनर करने के लिए। एंडरसन के लिए इशू ये हो सकता है कि भाई जब आप नॉटिंघम फॉरेस्ट में खेल रहे थे, तो आपको ये नहीं है कि आपको 60% पोजीशन रखना है, 70% पोजीशन रखना है। आप मालूम है आप काउंटर पे खेल रहे हैं, आपको मालूम है कि काफ़ी बार अगर आप बॉल लूज़ भी कर लें, क्योंकि आपकी टीम जनरली एक लो ब्लॉक खेल रही है, तो उसके पास प्रोटेक्शन है, वहाँ से आप बॉल रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 65-70% जब पोजीशन रखना होता है, तो उसका मेजर इशू क्या होता है कि भाई आपको 10 में से 9 पास सही डालने हैं। अगर आप नहीं डालेंगे और आपकी टीम कॉन्टिन्यूसली अगर फ्रंट फुट पे है, तो उसके अगेंस्ट डिफेंसिव ट्रांसिशन पे आप वीक रहते हैं, आपके अगेंस्ट काउंटर पड़ सकता है। तो ये चीज़ एंडरसन को एडजस्ट करनी पड़ेगी कि भाई जहाँ पहले आप किलर पास के लिए जल्दी देखते थे क्योंकि आपकी टीम काउंटर पे खेल रही थी, यहाँ पे आपको पोजेशन के थ्रू डोमिनेशन करना है, आपको ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करना है, उसके लिए आपको बॉल ज़्यादा रखनी है।
तो उसके लिए आपको 10 में से शायद 4-5 बार आपको सेफ पासेस करने हैं, आपको रिस्की पास 2-3 बार ही करने हैं, और बॉल रखने के लिए आपको ज़्यादा देखना है। तो वो चेंज एंडरसन को जल्दी करना होगा, और फिजिकलिटी उनको ज़्यादा अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टीम्स उन पे सिट करेंगी। उन्हें मालूम है कि एंडरसन ही पीछे जाके बॉल रिसीव कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि अगर उन पे प्रेशर करें, हाई प्रेस करें, और अगर एंडरसन उस हाई प्रेस के अगेंस्ट नहीं जी पाते हैं, तो शायद आप कह सकते हैं कि भाई 2-3 महीने में आप देखेंगे शायद एंडरसन को बाहर करने की भी बात आए, उनकी जगह मैटियो कोवेचिच को खिलाने की बात आए। क्योंकि कोवेचिच कल जब टीम में आए तो उसके बाद हमने देखा कि गेम थोड़ा बहुत टर्न हुआ, सिटी के पास पोजीशन ज़्यादा रहा, सिटी के पास एक फुटहोल्ड आया गेम में। उसी की तरह मेरे ख्याल से इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे सिटी के लिए, वो शायद अगर निको रैली मिडफील्ड में खेलते हैं तो वो हो सकते हैं, क्योंकि निको रैली के पास ये पोटेंशियल है, ये फिजिकलिटी है कि वो प्रीमियर लीग के जो डोमिनेंट मिडफील्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल काइसेडो हैं, डेक्लन राइस हैं, उनके साथ भी ही कैन लिव विद देम। ऐसा नहीं है कि उनको निको रैली इतने आराम से ओवर पावर हो जाएंगे, तो वहाँ सही है। द ओनली इशू इज़ कि अगर गेही पीछे जाते हैं, नूनेज आते हैं और लुइस को आप पीछे ही छोड़ते हैं, तो द ओनली इशू इज़ कि रिको लुइस अपनी फुटबॉल जो यूथ लेवल से खेले थे वो एज अ मिडफील्डर खेले हैं, तो काफ़ी बार वो बॉल की तरफ सकिन हो जाते हैं। कल भी जो हमने देखा गोल, तो यही हुआ कि रिको, और कम्युनिटी शील्ड में भी देखा था कि रिको लोइस के पास टेंडेंसी है कि वो ड्रिफ्टिंग करते हैं इस साइड, अपने मैन को ट्रैक नहीं करते हैं। कल भी उन्होंने मैन को ट्रैक नहीं किया और वहाँ से गोल हुआ। तो रिको लोइस को एटलीस्ट अपनी पोजिशनल अवेयरनेस थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, अपनी पोजिशनिंग इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि जब आप राइट बैक रहते हैं तो आपको अपना मैन को ट्रैक करना होता है, आपको विथ हमेशा मेंटेन करनी होती है, जो रिको लुइस नहीं कर रहे थे। ये इशू अगर ये सॉल्व कर लेते हैं, एक राइट बैक लाते हैं, बात हो रही है कि मालो गुस्टो को ले सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बढ़िया साइनिंग रहेगी। चेल्सी के पास ऑलरेडी रीस जेम्स है, उन्होंने पलेस्ट्रा को भी लिया है जो पिछले सीजन राइट बैक ही खेले थे, तो शायद गस्टो को बेच भी सकते हैं। तो गस्टो प्रीमियर लीग प्रूवन भी है, तो शायद रिको लुइस की जगह यहाँ पे वो गस्टो को ले सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने मार्मोश को बेचा है, अभी उन्होंने सवीनो को बेचा है, तो पैसा बहुत है। बुआडी खरीदा है, बुआडी शायद, हाँ गेही की जगह यहाँ बुआडी आ सकते हैं, एंडरसन, बुआडी, ओराइली, शायद ये मिडफील्ड थ्री हमें देखने को मिल सकता है। एक जो मेरा पेट पीव है, जो पिछले 6-7 महीनों से मैं बताते भी आया हूँ कि क्यों एक राइट फुटर को हमेशा लेफ्ट विंग खेलना चाहिए और एक लेफ्ट फुटर को हमेशा राइट विंग खेलना चाहिए, क्योंकि उससे बैलेंस रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि भाई अगर आप राइट फुटेड राइट विंगर हैं तो आपको आउटसाइड ही जाना पड़ता होगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग साइड वही है। उसकी वजह से आप कट इन साइड करके शॉट नहीं ले सकते, उससे आपकी एबिलिटी काफ़ी कुछ निगलेक्ट हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कल बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सवीनियो को लेफ्ट विंग खिलाया, नहीं तो जब से वो आए हैं तो उन्हें राइट विंग खिलाया जा रहा है। लेकिन सवीनियो को बेचने के बाद लेफ्ट फुटेड राइट विंगर नहीं है। फोर्डन को कल आपने खेलते हुए देखा वहाँ पे, बट इशू क्या है कि क्यों फोर्डन नहीं चल पाए, क्यों फोर्डन एज अ विंगर बहुत अच्छे नहीं है। अगर आप देखें, उनने अपनी पूरी ज़िंदगी या तो मिडफील्ड में खेला है या तो अटैकिंग मिडफील्डर खेला है, तो उनकी टेंडेंसी होती है जब वो विंग पे भी रहते हैं तो वो ओपोनेंट का गोल फेस करके नहीं रहते हैं, वो उस पोजीशन पे नहीं रहते हैं कि ऑन द रन बॉल रिसीव करें, वो बैक टू गोल बॉल रिसीव करना चाहते हैं, और वहाँ से वो निको और अली को गेम में लाना चाहते हैं, या वो एंडरसन को बॉल फीड करना चाहते हैं और फिर रन लेना चाहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज वो ऑलरेडी ऑन द रन नहीं होते हैं, तो काफ़ी बार उनकी टेंडेंसी बॉल रिसीव करके, जैसे कोई सेंटर मिडफील्डर या कोई अटैकिंग मिडफील्डर होगा वैसे रिसीव करना चाहते हैं। उसकी वजह से वो अपनी टीम को उतना विथ नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि अगर फोर्डन को खेलना है तो उन्हें या तो पीछे खेलना पड़ेगा, और या तो इस टीम को 4-2-3-1 खिलाना पड़ेगा, जो फॉर्मेशन मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद क्या सिटी एक राइट विंगर, एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर की तरह भी जा सकती है, क्योंकि आज के दिन में अगर आपको बैलेंस चाहिए तो आपको वहाँ पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए ही चाहिए है जिसके पास स्पीड हो, हुज एबल टू प्ले ऑन द टर्न, मतलब वो ऑन द रन भी बॉल रिसीव करने में बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, और वहाँ पे मेरे ख्याल से फोर्डन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि रायन शर्की, बिकॉज ही इज़ सो टू फुटेड, यहाँ पे फोर्डन की जगह शायद आप रायन शर्की को खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रायन शर्की इज़ अ यूनिकॉर्न, और उनके पास भी जो एबिलिटी है टू रिसीव द बॉल टाइट स्पेसेस में, जो ड्रिबल करने की एबिलिटी है, वो और किसी के पास नहीं है। बट उनके साथ बस ये इशू है कि रायन शर्की डिफेंसिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और एक टीम जो इतना ट्रांजिशन में जा रही है, जो पेप गार्डियोला के पास अब मरिस्का आए हैं, तो उसको डिफेंसिव सॉलिडिटी चाहिए ही है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी शायद 2-3 मैचों में रायन शर्की को इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मरिस्का, बट आज के कैमियो के बाद शायद उन पर ट्रस्ट थोड़ा और
करना पड़े। हालैंड कल थोड़ा बहुत ऑफ लगे, लेकिन हालैंड से मैं कभी परेशान नहीं होगा। मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट नंबर 9 है। लोग भले ही हैरी केन बोले, लोग भले ही एम्बापे बोले, बट एज अ प्योर नंबर 9 मेरे ख्याल से हालैंड से बेटर कोई नहीं है। तो वो अपने गोल्स मारेंगे ही। वो अगर 25-26 गोल फिर से मारते हैं, रायन शर्की फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, निको रैली, बुआडी, एंडरसन, ये सारे अगर लिव अप करता है अपने हाइप पे, तो आई सी नो रीज़न मरेस्का इस टीम की वीकनेस नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये टीम, भले ही लोग कह रहे हैं कि भाई ड्रॉप ऑफ आएगा, हो सकता है आए, लेकिन जिस हिसाब से इनकी स्क्वाड की डेप्थ है, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये थर्ड से नीचे फिनिश करेंगे। आई थिंक थर्ड इज़ द लोएस्ट दे कैन गो। हाँ, टाइटल के लिए भले ही ना चैलेंज करें, क्योंकि आर्सेनल कुछ ज़्यादा ही सेटल्ड है, और आजकल हम देखते हैं कि भाई प्लेयर्स आप चाहे जितने महंगे खरीद लें, चाहे जितने बढ़िया खरीद लें, जो टीम को जितवा रहा है वो उसका मैनेजर है। आपके टैक्टिक्स जितवाते हैं आप। वो 20 साल पहले वाली बात नहीं रही कि आपने आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स खरीदे हैं तो वो इमिजिएटली आके अपने बलबूते पे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आपको मैच जितवाएंगे। 3-4 मैच जितवा सकते हैं, लेकिन टाइटल्स के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्रेजेंस चाहिए। आपका मैनेजर के पास एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जनरली जो भी टीम्स इस समय जीत रही हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर के साथ ही जीत रही हैं। वो एक ऐसे मैनेजर के साथ जीत रही हैं जो बहुत सालों से उस टीम के साथ है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थर्ड से नीचे इस टीम को नहीं जाना चाहिए। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया वरी करने वाली हैं, वो यही है कि रूके लोइस का आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है कि वो यहाँ पे ड्रिफ्ट करते हैं। एज अ राइट बैक उनकी पोजिशनिंग अच्छी नहीं है। फोर्डन एज अ राइट विंगर खेल नहीं सकते, आपको उन्हें अंदर ही लाना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको अपनी फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो भी मेरे हिसाब से सही बात है नहीं। लेकिन ओवरऑल थिंग्स इतनी ख़राब नहीं है जितनी लोग बोल रहे हैं। आई स्टिल फील दैट दिस टीम इज़ बेटर देन व्हाट मोस्ट पीपल आर सेइंग। आई थिंक इट विल फिनिश इन द टॉप 3। आप लोग बताइए आपको हिसाब से सिटी कहाँ फिनिश करेगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो।